बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को आज कराची के अंदर सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनके दौर को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। उनके दौर के अंदर उठाए गए इक़दामात जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती है और कुछ हलकों के नज़दीक वो उनके उठाए गए इक़दामात जो हैं वो काबिल तहसीन हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उनके अरूज ज़वाल की मुकम्मल कहानी आज हम देखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आइन को तोड़ा, आर्टिकल 6 भी उनके ऊपर लगा, एमरजेंसी भी उन्होंने लगाई। 12 मई का वाक़या भी उनके दौर के अंदर हुआ, अकबर बुगटी भी उनके दौर में मारे गए, लाल मस्जिद का वाक़या भी उनके दौर के अंदर हुआ, बेनज़ीर भुट्टो को भी उनके दौर के अंदर शहीद किया गया, ख़वातीन को एम्पावर भी उनके दौर के अंदर किया गया, नैब भी उनके दौर के अंदर बनी। उनके दौर के अंदर बलदियाती निज़ाम को मुतारिफ़ करवाया गया, जो कि एक किसी भी एक डिक्टेटर के लिए बहुत हमेशा से उसने ज़रूरत महसूस की है। उनके दौर के अंदर सदारती रेफरेंडम करवाया गया, जिसको उस तरह से तो अवामी मकबूलियत नहीं मिल सकी थी, लेकिन बहरहाल उनके दौर के अंदर अवामी रेफरेंडम हुआ था। तो इन मौज़ूआत के ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त IMF का वफ्द मौजूद है। वो IMF का वफ्द पाकिस्तान को मुसलसल कड़ी से कड़ी शराइत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाने की बात कर रहा है, सब्सिडीज़ ख़त्म करने की बात कर रहा है, बिजली के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और दीगर सेक्टर्स के ऊपर सब्सिडी भी ख़त्म करने की बात की जा रही है और GST की रेशो जो है वो 18% भी करने की बात की जा रही है। तो पाकिस्तान के लिए क्या उम्मीद की किरण है? पाकिस्तान इकनॉमिकली चीज़ें जो हैं वो कब बेहतर होना शुरू होंगी? उसका इम्पैक्ट जो नेगेटिव आ रहा है वो अवाम की तरफ मुंतकिल हो रहा है और इन्फ्लेशन की सूरत में वो इम्पैक्ट मुंतकिल हो रहा है। तो आम आदमी की जो पर कैपिटा इनकम जिसको हम कहते हैं वो तो बहुत कम है। तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इन शराइत के बाद फिर हालात किस तरफ जाएंगे, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ पहले हिस्से के अंदर एक्सक्लूसिवली हम जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है। जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब को आपने उनके साथ सर्व किया है, उनके दौर के अंदर आप लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं। वो प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर मेरे साथ होंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इकरामुल हक साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे उस दौर की इकोनॉमी और आज IMF ने जो कड़ी शराइत रखी हैं उसके ऊपर भी हम उनके साथ बात करेंगे और साथ में उनके हमारे साथ मेहमान होंगे सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब से भी हम जो है वो कुछ बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि आज ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान डॉलर स्मगल हो रहा है। तो ये क्यों करके हो रहा है, क्यों करके हम बॉर्डर मैनेजमेंट करने के बावजूद उसमें कामयाब नहीं हो सके, इसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के पास जाना चाहूँगा और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जानना चाहूँगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ख़ुसूसी तौर पर मुझे वक्त दिया। सर, जनरल मुशर्रफ के दौर का आप किस तरह से आप उस दौर को देखते हैं? उनके अरूज व ज़वाल की कहानी को किस तरह से आप बयान करेंगे? उनके साथ आपने काम किया है, फ़ौज के लिए उनकी क्या खिदमात है सर? इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, अल्लाह ताला मक़सूद फरमाए। जनरल साहब मेरे चीफ थे जी, और मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा वक़्त गुजरा। सोल्जर जिसे कहते हैं ना कि भाई वो जाते जहाँ पर तो पर्सनैलिटी ऐसी थी जी। कि अफसर जवान सारे उनके इकट्ठे रहते, बड़े आराम से, बड़े खुले डुले उनसे बातचीत होती, कोई इनहिबिशन नहीं थी, ना उन्हें ना उनके जो अंडर कमांड सोल्जर वाले थे। तो सोल्जर कहा जाता है उनको। जहां तक ताल्लुक है जी उनके दौरे हुकूमत का, तो अगर आज आप बैठ के देखते हैं तो उनकी आखिरी स्पीच मुझे याद आती है जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। उसके बाद से जो आज तक पाकिस्तान के साथ हुआ है, आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, तो वो मेरे लफ्ज याद आते हैं कि क्या हुआ मसला। जनरल साहब बहुत सारी खूबियों के बहुत मालिक थे, बहुत क्लियर हेडेड थे। मैं उनको एक, आपको याद हो जब वो आगरा गए तो वहां पर जब ये बातचीत हुई वाजपेयी से, तो एक ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई थी, पूरी भारत के जो टॉप मीडिया की पर्सनैलिटीज वो बैठी हुई थी वहां पे। अच्छा। जनरल मुशर्रफ ने जब वो कोई घंटा 1.5 घंटा वहां मुझसे बातचीत हुई,
तो जो उनके एतराज़ात थे, जिस तरीके से पाकिस्तान पे उन्होंने हमले किए, कभी दाएं कभी बाएं, कभी एक कभी आगे कभी पीछे, जनरल मुशर्रफ ने ऐसे हैंडल किया कि जब वो कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो रही थी तो इंडियन मीडिया के सारी पर्सनैलिटीज ने खड़े होकर जनरल साहब को उनको दाद दी। हाँ। और हम यहाँ बैठे हुए थे तो हमने चंद दोस्तों ने, मैंने इनसे बात की, मैंने कहा ये जो वायदा है ये नहीं आगे चढ़ेगा, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने आज भारत में बैठकर भारत को, उस मीडिया को उस बुरी तरीके से चित कर दिया है कि पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ था। और अगर आज जो वायदा जिसकी तरफ हम पेशकदमी कर रहे हैं, अगर वो साइन हो गया तो भारत की हुकूमत की भी एक बहुत बड़ी हजीमत होगी। तो वो बदकिस्मती से नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का केस लड़ने के लिए, चाहे वो सदस्य में थे, चाहे रिटायर हो गए, चाहे चले भी गए, चाहे वो दुबई के तंग से फ्लैट में रह रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी पाकिस्तान के बारे में की कोई भारतीय मीडिया, कोई दुनिया का मीडिया उनके सामने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है। आप उनकी फौज के लिए भी बेशुमार खिदमात हैं, लेकिन सर नाकदीन ये भी कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर फौज में और अवाम में, इन दोनों के दरमियान फासला बहुत बढ़ गया था। तभी जनरल इशफाक परवेज कियानी ने आते ही कहा था कि फौज जो है वो अब सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, कोई फौजी अफसर जो है वो किसी पॉलिटिशियन से उनकी इजाजत के बगैर मुलाकात नहीं करेगा। तो चंद एक इकदामात उन्होंने फिर उठाए थे। तो आप समझते हैं कि फासला बढ़ गया था? दौर में देखिए, थोड़ा सा उसके जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ ये कि जो जहां जहां तो उन्होंने इनएफिशिएंसी देखी तो वहां पर उन्होंने फौज के ऑफिसर्स को जाकर डाल दिया थी। सिविल ब्यूरोक्रेसी बहुत, ब्यूरोक्रेसी बहुत मुस्तरब थी जी, और जो बाकी लोग थे भी तंग थे उसके। वाकई इस बात पे तो लोगों ने उंगलियां भी उठाई और जनरल कियानी ने फिर बाद में आके सारे अफसर को बाहर निकाल लिया और सिविलियंस को अपनी जगह बिठा दिया वहां पे जाके। ये उन पे एतराज तो है। और फिर जब वो खास तौर पे जब ये एक अदलिया आजाद कराने की तहरीक थी तो उसके बाद फिर काफी फौज की और आवाम के दिन आपको देखा कि काफी ज्यादा जो मुकरार बरादरी थी, लोगों ने मिलकर बहुत फौज के साथ बातचीत की। लेकिन जनरल कियानी ने बाद में उसको संभाल लिया। ये बात सही है कि हुआ इसके बीच में। देखिए उनको और देखिए आप, जो उन्होंने लोकल बॉडी का सिस्टम दिया आपको, जी बिल्कुल, आज भी दुनिया याद करती है कि पुलिस इस्लाहात के ऊपर सर उन्होंने बहुत कोशिश की कि काम हो सके, और बहुत लोग आज भी याद करते हैं कि वो बेहतरीन काम हुआ। आपकी इकोनॉमी बहुत बेहतरीन संभली, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपका बहुत बेहतर हुआ। मैं याद दिलाता चलूँ आपको, आज पाकिस्तान इकोनॉमिक जिस स्टेज पर है, जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, दूसरे तीसरे दिन मेरी से मुलाकात हुई तो इंतहाई परेशान बैठे हुए। तो मेरे इस्तीफा में बताया उन्होंने कि भाई पाकिस्तान के पास तो एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते से ज्यादा की अपना जो जरूरियात है उनके इम्पोर्ट करने से ज्यादा पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। 300 मिलियन जितने थे पर वहां से उन्होंने दिया। फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टर्न राउंड था बहुत बड़ा कारनामा था। एक चीज और मैं आपको याद देना चाहूँ, देखिए उनको डिक्लेयर भी कहा जाता है, उनको भी कहा जाता है आइन चिकनी की, और आर्टिकल 6 भी उनको लगा। इसकी थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। अच्छा, इसलिए है कि 3 नवंबर 2007 को जो कुछ किया उन्होंने, उस पर आप मुख्तलिफ राय तो हो सकती हैं कि आप उसको पसंद करें या फिजिकली या टेक्निकली जो बात करें। एक हुआ काम उसमें, उस दिन जो फैसला ये हुआ इमरजेंसी का, तो आइन के लिए इस्तेमाल किया कि ये हेल्ड एन अबेंस है। आर्टिकल 6 में ये टर्म नहीं थी उसके बीच में। 2010 में आपके सारी तरमीम आती है और उसमें आर्टिकल 6 में ये ऐड कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और 2010 के अगर आप याद हो तो मुहर्रम में बहुत खूनरेजी हुई थी पिंडी में। हफ्ते का दिन था, मुझे भी याद है। तो 53 या 54 लोग जो थे उसमें, जी रिपोर्टेडली इतने ही थे, और कुछ हल्के के ये कहते हैं कि इससे भी ज्यादा थे। अगले दिन जब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मेरा ख्याल ये था कि ये इसके बारे में बातचीत हो, लेकिन हैरान कुन तौर पर उन्हें ऐलान कर दिया कि हम जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 की तरह मुकदमा दर्ज करेंगे। अच्छा, वो जो चीफ जस्टिस है उस वक्त के, जिसके बारे में आजकल हर बंदा ये बात कह रहा है कि ये बंदा को इतना ज्यादा पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं रहा, और जो लोगों ने तहरीक चलाई करी वो भी अब इस बात के मोतरफ हैं कि जनरल मुशर्रफ जो इस्लाम था तो लिहाज से तो ठीक ही था। उन्होंने हुक्म दिया, उस वक्त हुकूमत ने ये मुकदमा दायर कर दिया। अब
सोचने की बात यह है कि जनरल मुशर्रफ तो डिक्टेटर थे, उनके खिलाफ तो आप सारी बात कर सकते हैं, जी ठीक है, लेकिन ये तो जमहूरियत पसंद थे ना, जिन्होंने आइन जो काम 3 नवंबर 2007 को हुआ, वो तरमीम हुई 2010 में। उस तरमीम के तहत जो 2007 वाला इक़दाम था उसको जुर्म बना दिया गया। आप बताइए, आइन और कानून की इससे ज्यादा बेहरमती कहीं हो सकती है? मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, इसमें गुजारिश ये है कि अल्टीमेटली तो जनरल मुशर्रफ ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को घर भेज दिया था, अल्टीमेटली की बात नहीं और कर रहा मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि मैंने वो तो कह दिया ना कि उन्होंने गवर्नमेंट हटाई है, जो जी वो अपने उसके भी बात करेंगे आपके साथ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपके आइन पसंद जमहूरी हुकूमतों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर जो ड्रामा किया जी, उस पर कोई बात नहीं होती आपकी। हम्म, मैं टेक्निकली देखिए ना, आप बात जो कर रहा हूँ, इतना बड़ा जुल्म जब आप खुद कर रहे हैं तो आप किसी और को क्यों मुर्दे इल्जाम करना? बहरहाल उनके जो नाकिद हैं कहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाया गया, लेकिन आप ये भी तो बताइए ना कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसने चंद हफ्ते पहले एक चीफ आर्मी स्टाफ से इस्तीफा ले लिया था, उनको इतनी क्या मुसीबत थी कि जनरल मुशर्रफ श्रीलंका से वापस आ जाते, इस्लामाबाद पहुंचते, उसको दफ्तर बुलाते, उनसे रेजिग्नेशन ले लेते उनसे, उनको पहले डिसमिस कर देते उनको। वो क्यों नहीं कर सके? ये सारा ड्रामा क्यों करना शुरू किया? एक चीज आपका जहाज में है, दूसरी चीज तो आपने प्राइम मिनिस्टर उठाया हुआ। तो ये सारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जाहिर है तो सर, ये बात हो सकती है। अब ये चीजें तारीख का माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, तो अब ये चीजें वक्त के साथ साथ ही डिसाइड होंगी कौन गलत था कौन सही था। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने 12 अक्टूबर को मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज किया था, और उसके बाद सर फिर एक चलती हुकूमत को उन्होंने घर भेज दिया था। सर ये बताइएगा कि कुछ वाकयात ऐसे हुए थे उनके दौर के अंदर जिसमें अकबर बुगटी की शहादत है, बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत है, इसी तरह से सर फिर लाल मस्जिद का वाकया है। इन वाकयात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर वाकयात जो हुए हैं, इनमें कहीं पर उनकी अपनी गलतियां भी शामिल हैं सर? देखिए, बेनजीर को जिस तरीके से धमाके में हुई सारा, उनको क्लियर वारंट तो दे दी गई थी, उनको बताया भी गया था, सब कुछ किया था। हादसा हुआ जब मुशर्रफ तो चले गए, हुकूमत से भी चले गए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, अब आज तक भी इस पार्टी ने उस केस को फॉलो अप क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उसका हम सही तरीके से कर सके? क्यों हमें यूएन की फोर्स बुला के हम कुछ उसका गोलमोल करके बैठ गए? इसको आप बाकायदा उसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करने की, तो जब पूरी हुकूमत थी उनके पास, उसके बाद से लेके जब से जनरल मुशर्रफ गए हुए हैं, अब तो जमहूरियत ही चल रही है ना, पार्टी किसी तो पावर में है, वो क्यों नहीं किया उन्होंने इंतजाम? जो मुशर्रफ का अपना व्यूज है इसके बारे में, जहां तक मुफ्ती का ताल्लुक है, वो हादसा वो जो मुफ्ती के साथ जो भी हुआ उसका, वो मैं नहीं समझता कि हमारे लोगों ने उसको सही तरीके से देखा है। अच्छा, हाँ, वो जो था उसकी भी तफसील सामने आनी चाहिए। जनरल मुफ्ती को जानबूझ कर नहीं किसी ने मारा। जनरल मुफ्ती साहब तो अपने सॉरी जनरल मुफ्ती कह रहा हूँ, अकबर बुगटी, अकबर मुफ्ती साहब को खुद जाके गार में बैठ गए सारे, उन्होंने बाकी जो मुझे तलाश है मैंने खुद तो नहीं देखा कि मैं तो नहीं कर सकता, और फिर इंक्वायरी भी नहीं हुई तफसीलन जिसका मतलब कोई कह सके उसके बारे में। लेकिन उसको देखिए, हमारे 3 अफसर भी शहीद हुए जब उनके गार में दाखिल होने की कोशिश की गई। तो ये तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं, बाद में उसको ठीक है सियासी है वो करके हमने दे दिया, और बुक्ति को हमने शहीद भी बना दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी कभी जाकर आप वहां पे जो बुक्तीज हैं उनसे पूछे, जो कल पर बुक्ती उनसे पूछे क्या मसला था। जो बुक्ती ज्यादा जो है वो तो कल पर हैं, उनको इस इलाके से कैसे बेदखल किया, फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में उनको दोबारा वहां पे आबाद किया गया वहां पे। और सर लाल मस्जिद के वाकये को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ही बदकिस्मत का वाकया है ये, ओवरकिल था इसमें। मैं समझता हूँ कि ये मेरे नजदीक शायद बहुत ही बड़ी गलती थी इस वक्त के जो भी काम कर रहे थे जिसमें, क्योंकि देखिए अगर उसमें तालिबात भी थी, कोई ऐसे लोग भी थे जो जिनको दहशतगर्द के नाम से जो कह रहे हैं बाद में लोग जी, और भी तो बाद में साबित हो रहा है कि दहशतगर्द थे वहां पर। तो अभी आप अगर उनको इस तरीके से इतनी बड़ी, एक्चुअली अगर वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल एसएसजी पे शहीद ना होते तो शायद
इतनी बड़ी फोर्स का इस्तेमाल भी ना होता। लेकिन मैं खुद तो अभी समझता हूँ कि अगर ये पुलिस वालों को दिया जाता है हैंडल करने के लिए, तो वो क्योंकि इन मामला को समझते नहीं है, ज्यादा बेनतीजी हैंडल कर सकते थे। लेकिन बहरहाल ये हुआ, और ये एक ऐसा दाग है जो शायद हमें उसके अफसोस भी होना चाहिए। और सर आखिर के अंदर 1-2 मिनट के अंदर बताइएगा कि जिस तरह से जनरल मुशर्रफ का अरूज हुआ और फिर वो जिस तरह से जवाल हुआ, इस सारी कहानी को, उनके पूरे दौरे इक़्तिदार को, उसको आप अगर एक वन लाइनर कंक्लूड करें, क्या सबक मिला उन तमाम बाकी फौज को कि इस तरह के इकदामात जो हैं उसकी रोकथाम मुमकिन हो सकी, कि किसी आइंदा आने वाले आर्मी चीफ को ये जुर्रत ना हुई कि वो आकर के मार्शल लॉ लगा दे, या फिर आप समझते हैं कि ये उनका चूंकि एक जाती फेल था और इस मामले में आर्मी तो पहले ही एक सेट प्रिंसिपल के तहत चलती है, तो आप किस तरह से कंक्लूड करेंगे सर जनरल मुशर्रफ के दौर को? देखिए, फौज का काम मुल्क चलाना नहीं है, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फौज अपना काम करे। और ट्रेजिडी ये है कि जो मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, तो आपको पता है कि बेनजीर ने बकायदा वेलकम किया था, मिठाई पार्टी पार्टी। जी बिल्कुल वेलकम किया था, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जनरल जिया को वेलकम किया गया था उस वक्त की पीएनए लीडर्स की जानिब से। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने जो सियासी हमारे सिस्टम है ना, इसको हमें गौर से देखना पड़ेगा कि जिस दिन आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खुद जमहूरी हो जाएं और अवाम के लिए डिलीवर करना शुरू कर दें, बजाय से कि अपनी दौलत आबाद करें और अरब हार डॉलर की जायदाद के मालिक बन जाए पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान के अंदर तो पैसा अगर किसी ने कमाया भी है तो पाकिस्तान के अंदर लग जाए तो शायद पाकिस्तान की और देखती है। लेकिन जिस दिन आपकी हुकूमतें अवाम के लिए डिलीवर करना शुरू कर देंगी, तो यकीनन उससे मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। नाजरीन, प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है। मुझे डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। मैं सर ब्रिगेड साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि जनरल मुशर्रफ का दौर गुजर गया सर, और आप उनके दौर को किस तरह से देखते हैं? उनके अरूज व ज़वाल की कहानी किन अल्फाज के अंदर बयान करेंगे? फिर मैं आगे चलकर उनका दौर इकनॉमिकली कैसा था और आज हमें पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना, इसके ऊपर भी बात करूंगा डॉक्टर इकरामुल हक साहब से। लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर के ऊपर ज़रा सर जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि आप उनके अरूज व ज़वाल की कहानी कैसे बयान करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अरसान रहीम। असल में जनरल मुशर्रफ का जो दौर है उसको जल्दी तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो आप उनकी तरफ से देख सकते हैं, क्योंकि ये कहना कि जनरल मुशर्रफ का दौर हुकूमत या जनरल मुशर्रफ की जिंदगी टोटल परफेक्ट थी या उसमें कोई गलतियां नहीं थी या उसमें कोई ऐसे उन्होंने गलत, वो तो एक साइड पे है। लेकिन जब हम उनके दौर को देखते हैं तो मुझे एक चीज बड़ी कैटेगोरिकल नजर आती है, और मैं उसको हमेशा उनके दौर में देखता भी रहा हूँ और कहना भी चाहूंगा कि वो एक अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप की और पॉलिटिकल साइंस के हवाले से देखें तो वो एक लीडर नहीं थे, वो एक स्टेट्समैन भी थे। और उनकी जो कॉम्प्रिहेंशन थी चीजों की, क्या वो अस्करी क़यादत के हिसाब से था या वो सिविल में जब आए और उन्होंने टेक ओवर किया उसके हिसाब से था, क्योंकि अगर हम उनकी असली लाइफ देखेंगे तो उसमें बहुत अचीवमेंट थी उन्होंने। ब्रिगेडियर साहब का कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब आप बताइएगा सर कि जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी थी सर? किस तरह से देखते हैं आप ये जो बबल क्रिएट किया जाता है कि इकॉनमी बहुत अच्छी थी? मेरे ख्याल के मुताबिक तो हम वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के थादी थे, शायद हमें वहाँ से फंडिंग मिल रही थी, इसलिए सब्सिडी वगैरह भी हम दे रहे थे। आप किस तरह से देखते हैं सर जनरल मुशर्रफ के दौर में इकॉनमी की हालत को? जी उस वक्त इकॉनमी पाकिस्तान की जो थी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर इसलिए नहीं थे कि हमें वॉर ऑन टेरर की वजह से वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो काफ़ी मदद हासिल थी, और इसी वजह से IMF का प्रोग्राम भी शौकत अजीज साहब ने आते ही ख़त्म कर दिया था।
और इस लिहाज से तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उन्हें एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला होता। अब दूसरी तरफ हमने देखा कि उस जमाने में बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म हुआ। उन्होंने लोगों को बहुत से लोन दिए और उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर जो थी एक तेजी थी। जी मगर जो एक पायदार मईशत होती है जिसकी बुनियाद आपकी अपनी सनती पैदावार पर होती है, आपकी एग्रीकल्चर पैदावार पर होती है, और जिसकी वजह से आपका इन्हसार बाहर कम से कम होता है, तो खुद इन्हसारी वाली या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री कायम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसमें कि हमें हमेशा से तवानाई का मसला रहा, तो हमने हाइडल डैम उस जमाने में भी नहीं बनाए जबकि मौका था कि बनाए जाते हैं। और आज जो एनर्जी हम पैदा कर रहे हैं वो तो आपको पता है कि कितनी महंगी है, और हमें फिक्स जो कैपेसिटी चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो इन बड़े मसाइल की तरफ जिससे कि मुल्क आने वाले 30 40 50 साल में एक ऐसी पायदार तरक्की हासिल करता जिससे हम दुनिया के अक़वाम में हमारी इकॉनमी भी पहले 10 नंबरों में होती, वो तो नहीं हो सका क्योंकि उन्हें सियासी तौर पर तो इतनी मज़ाहमत का सामना नहीं था। टेररिज्म जरूर था पाकिस्तान में, मगर फिर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तो तवज्जो दे सकते थे, जो बदकिस्मती से हमने नहीं दिया। और हर दौर में सिर्फ उनके ही नहीं, हमने बहुत सी बसें मिस की, क्योंकि जो मुल्क अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करता है वो फिर एक पायदार माशी तरक्की को हासिल नहीं कर पाता। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि टेररिज्म की वजह से हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए क्यों तैयार नहीं है। टेररिज्म तो एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर की इंटरनेशनल एजेंसीज हों या चाहे दुनिया भर का कोई इन्वेस्टर हो, वो इन्वेस्टमेंट करने से घबराता है कि इस मुल्क में अमन नहीं है तो मैं क्यों करके इन्वेस्टमेंट यहाँ करूँ। तो हम जनरल मुशर्रफ को इस एतबार से फिर थोड़ा सा मार्जिन नहीं दे सकते सर? नहीं, मुकामी तौर पर तो हमें किसी ने मना नहीं किया था कि हम जो ऐसे मंसूबे थे, मिसाल के तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबे, तो हम खुद भी लगा सकते थे। बाहर से तो जाहिर है कि हमें मदद हासिल थी, और हम कह भी सकते थे बाहर अपने उस वक़्त, चूँकि हम वेस्ट की नज़र में काफ़ी मकबूल थे, तो बहुत सी चीज़ों में हम फ़ायदा ले सकते थे। मसलन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी में तो बहुत हम पीछे रह गए, हालांकि हमने बहुत इस फील्ड में तरक्की की, मगर उसको फिर माशी और लोगों की तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करने में तो बाहर कैफ कोई राह में ऐसी रुकावट ना थी। यानी आप ये कह रहे हैं कि ताकत होने के बावजूद, जनरल मुशर्रफ एबिलिटी होने के बावजूद वो काम इकोनॉमी के लिए नहीं कर सके जो उनको कर देने चाहिए थे, जिसके अंदर आप एनर्जी सेक्टर के ऊपर पर्टिकुलरली जोर दे रहे हैं कि उसके अंदर बहुत सारा काम उनके दौर में किया जा सकता था लेकिन वो नहीं कर सके। आज ये काला बाग का जैसे मसला था, तो उस जमाने में तो कोई पॉलिटिकल कंपल्शन ज्यादा नहीं थी। तो हम काफी पानी का जखीरा कर सकते थे। अभी सैलाब में कितना पानी हमने बिलियंस ऑफ डॉलर का जाया भी किया और उसने हमें तबाही भी मचाई। 30 बिलियन का तो ये नुकसान किया, और कोई 100 बिलियन से ऊपर का पानी जिसकी वर्थ है वो हमने जाया किया। 122 बिलियन का पाकिस्तान का एक्सटर्नल लोन है, और मेरे हिसाब से हर साल हम इतना ही पानी जाया कर देते हैं, इतने बिलियन वर्थ का। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं मैं सर ब्रिगेडियर साहब के पास जाना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, इकोनॉमी तो जाहिर है हम वो डॉक्टर साहब भी उसके ऊपर बेहतर राय दे सकते हैं। सर आप पॉलिटिकली ज़रा बताइएगा, चूँकि हम वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के इत्तेहादी थे और यहाँ पर बहुत सारे ही हम काम इकदामात उठाए जा सकते थे, लेकिन वो 12 डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर रोशनी डाली कि हम नहीं उठा सके, इसके बावजूद कि पैसा आ रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन ये देना चाहूँगा कि एक तरफ तो यहाँ पर अमन नहीं था, टेररिज्म था, दूसरा फिर मसला ये भी था कि हमारा बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हो रहा था, वसाइल बहुत सारे सर्फ हो रहे थे उस जंग की वजह से, तो अखराजात भी उस एतबार से बढ़ चुके थे। लेकिन सर इसके बावजूद जनरल मुशर्रफ ने सियासी तौर पर कुछ ऐसे इकदाम उठाए जो कंट्रोवर्शियल थे, जो आज भी कंट्रोवर्शियल है। मिसाल के तौर पे उनके दौर की नैब आज भी अपने पूरे आबोताब के साथ यहाँ पर कायम है, और अभी गुज़िश्ता दौर के अंदर, इमरान खान के दौर के अंदर उसका बहुत बड़े पैमाने पर मिसयूज़ भी देखने को मिला। तो वो सियासी बुनियादों के ऊपर तो एहतसाब उस वक्त उन्होंने उसका आगाज़ किया था नैब बना करके बाकायदा तौर पर, तो इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से सदारती रेफरेंडम उन्होंने करवाया, उस तरह से अवामी मकबूलियत ना हासिल कर सके।
उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। अकबर बुगटी उस वक्त मारे गए थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, उस पर कमेंट कीजिएगा। लाल मस्जिद का वाकया हुआ था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज भी जनरल मुशर्रफ के दौर की पैदा की हुई हैं और उनको आज भी अच्छे अल्फाज में इस एतबार से याद नहीं किया जाता। आपका क्या कमेंट है? अरसलान, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे उसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता कि जो कुछ उन्होंने कहा कालाबाग डैम के हवाले से, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान का लीडरशिप, खासतौर पर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ को तो माफ किया ही नहीं जा सकता, बिकॉज आइडियल अपॉर्चुनिटी थी उस बारे में कालाबाग डैम बनाने की। लेकिन ब्रीफली ये जरूर कहते जाऊंगा कि जनरल मुशर्रफ के जमाने में इकोनॉमिकली पाकिस्तान बड़ा स्टेबल था, और आपको पता है उन्होंने 4 डैम बनाए। उसके बाद जो यूनिवर्सिटियां आपके मुल्क में बनी, जो सेलुलर कंपनीज आपके मुल्क में आई, जिसके ऊपर आपको कितने सारे लोगों को जॉब्स मिले, एक नई ट्रेडिशन का आगाज हुआ। आपका जो मीडिया था उसको जो उन्होंने लीवरेज दिया, और जिस तरह, और हालांकि हमारी बिल्कुल प्राइवेट मीडिया का कॉन्सेप्ट उनके दौर का ही है सर। तो हालांकि मैं ये कहूंगा कि उसमें बहुत सारी लोगों की अपोजिशन थी जो उनके साथ रहते थे, इसका मैं पर्सनल गवाह हूं, लेकिन वो प्रीवेल कर गया। उन्होंने कहा नहीं, लेट इट गो। तो उसके वो बड़े वो चीजों को, ये आपकी जो हाईवेज बनी, कोस्टल हाईवे बनी आपकी, एम तो अपना जो मोटरवेज बनी, बार ये उन्होंने ये चीज हुई कि उनके जमाने में कोई ये नहीं था। एक जमाने, उनके जमाने मुझे याद है कि एक दफा डॉलर 59 से 67 पे गया था और एक हफ्ते में डॉलर वापस आ गया था, और बाकायदा लोगों को खाने के लिए भी मिल रहा था। पेट्रोल की कीमतें इस तरह नहीं बढ़ रही थी, वॉर ऑन टेरर भी चल रही थी, लेकिन तमाम, अब जो आपने बात की सर, वो इकोनॉमिक इंजेक्शन थे ना जो अमेरिका की तरफ से लग रहे थे। भाई, जिस तरफ से भी लग रहे थे, अभी भी लग रहे हैं, अभी भी इससे बस के बाद भी लगते रहे, लेकिन क्या हुआ है? आपने जरदारी जब खड़ा हुआ था अमेरिका के साथ, उन्होंने कहा कि कोलेक्टर डैमेज की मुझे परवाह नहीं है, आप जितने लोगों को मारते हैं जाके ड्रोन अटैक करके मारे, तो वो भी तो था ना। तो बात यह है कि ये तो चीजें आगे चलेंगी। बहरहाल जो कुछ उन्होंने किया, अब आपने जो चंद 5-6 पॉइंट्स उठाए हैं, एक लाल मस्जिद के हवाले से, एक आपने सदारती रेफरेंस का जिक्र किया। लाल मस्जिद के हवाले से तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरी नॉलेज में है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो मेरी नॉलेज में है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक फाइलिंग ऑफ इक्विपमेंट है लाल मस्जिद के अंदर और लाल मस्जिद से एफिलिएट्स मस्जिदों में, जिसका मैं इसमें जिक्र नहीं करना चाहता बिकॉज टाइम नहीं है। और उसमें तमाम के तमाम जो असला लाया जा रहा था, नहीं, बस सिर्फ वन लाइनर बताएं, वो दुरुस्त कदम था या गलत था? मैं यहाँ जो बात करूंगा, लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन करना बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी मेथडोलॉजी डिफरेंट होनी चाहिए, उसके तरीकाकार डिफरेंट हो सकता था, उससे कम कैजुअलिटीज होती थी और रिजल्ट भी अचीव हो सकता था। लेकिन उस जमाने में यही यहाँ पे आपके कुछ एंकर थे, उन्होंने इतना शोर मचाया था, और वो ऐसे हिपोक्रेट हैं कि पहले वो उसके खिलाफ बात कर रहे थे, जब वो चाइनीज को पकड़ के लेके जाते, जो ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। बार ये, लेकिन ये चीज है कि ऑपरेशन उनके खिलाफ, क्योंकि जो कुछ कर रहे थे देर इस्लाम में भी रियासत के अंदर रियासत आप क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो सकती थी, सदारती रेफरेंस में भी मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो सकती थी जो उन्होंने अडॉप्ट की। शायद आप अपने सदारती रेफरेंस लगा के आप जुडिशियल काउंसिल में। सर, मुझे याद है सदारती रेफरेंडम के अंदर मैं छोटा सा होता था और हमने भी वोट डाले थे, और मैंने कोई 2-3 कापियां जो थी वो भर दी थी वोट डाल डाल के, मेरे सारे अंगूठों के निशानात लगवाए गए थे। मैं ऑन रिकॉर्ड आज बता रहा हूँ, ये सदारती रेफरेंडम की बात है सर। मैं इससे ज्यादा आपको बताता हूँ कि सदारती रेफरेंडम जो कुछ हुआ उसमें तो आपको पता ही है, रेफरेंडम होना ही नहीं चाहिए था। रेफरेंडम इससे पहले ज़ियाउल हक ने भी रेफरेंडम कराया था, आपको याद होगा अगर जी। तो वो रेफरेंडम वाज इलॉजिकल, उनको नहीं करवाना। इसी तरह बहुत बड़ा जो पाकिस्तान, लेकिन सर एक डिक्टेटर की ख्वाहिश तो होती है ना कि वो अवामी हमायत हासिल करे किसी एतबार से भी। ये गलत ख्वाहिश है ना। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने लिवरेज दे दिया है, जब आपने सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया के तहत आपको अलाउ कर दिया, फिर क्या जरूरत थी? यही तो मैं कहता हूँ ना, दैट वाज एन इल थॉट ऑफ डिसीजन। कराची का अमन उनके दौर में ज्यादा खराब हुआ था सर, उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। कौन सा अमन? कराची का अमन 12 मई याद होगा आपको। कराची में जो वो मैं तो आपसे पहले अर्ज किया है कि उनके बहुत सारे ऐसे फैसले थे उनके जमाने में जिनके ऊपर तनकीद करना जायज है और जिनको रियलिटी में देखना जरूरी है। और सबसे बड़ा फैसला इसके अलावा जो मैं कहता हूँ जो उन्होंने किया, जो पाकिस्तान के ऊपर करप्ट सियासतदान ठोपे अपने आप को बचे, वो था एनआरओ देना। एनआरओ दे के इस मुल्क की तबाही कर दी जनरल परवेज मुशर्रफ ने। वो उसको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि जी हैंड साइड पे मैं जब सर वो पॉलिटिकल रियलिटीज नहीं थी सर उस दौर की। रियलिटी तो ये थी कि यू शुड हैव वॉकड आउट ऑफ द यूनिफॉर्म, आप चले जाते घर। एनआरओ देने की कौन सी जरूरत थी? एनआरओ के बाद अब इलेक्शन जो होता है उसके लिए जिसने आना होता है वो आ जाता।
अब एनआरओ से तो आपने जितने क्रिमिनल थे, जितने चोर और जितने डाकू थे, उनको लीवरेज दे दिया कि आप वो सियासत में शामिल हो जाएं। इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो जाती मकासद के लिए सियासत तो नहीं चल सकती है। पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट था रीजनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, और इतने बड़े बड़े जो आपके यहाँ के अपना कंपनियां एस्टेब्लिश हुई और उनको जिस तरह फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जिस तरह उन्होंने लोग जॉब प्रोवाइड किए, जिस तरह आपका बिजनेस चला। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। तो फिर डॉक्टर इकरामुल हक साहब से जो मौजूदा सिनेरियो है जिसमें आईएमएफ का वफद इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान से मुसलसल सख्त शराइत के ऊपर बात कर रहा है, हम अब महंगाई का जो तूफान आया हुआ है वो कहाँ जाकर थमेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब हैं, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सर इस वक्त आईएमएफ का वफद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वज़ीर आज़म बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक और महंगाई का तूफान है जो अब आएगा। आप क्या समझते हैं सर कि आईएमएफ हमारे साथ जो कड़ी शराइत के ऊपर बात कर रहा है उससे इन्फ्लेशन रेट ने और ज़ाहिर बढ़ना है, वो कड़ी शराइत अगर हम मानते हैं तो महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बात कैसे सेटल होगी, आप क्या किस तरह से देख रहे हैं आईएमएफ के साथ जो निगोशिएशंस चल रही हैं हमारी? मत है इसने जाकर ये प्रोग्राम तो खत्म हो रहा था सितंबर में, तो जाकर इसको एक्सटेंड करवाया और एक्सटेंड करवाया जून 2023 तक। अब जब एक्सटेंड करवाया था तो उन्हें कड़ी शर्तों का तो पता था। अब उसके बाद फिर मिफ्ता साहब ने जो भी किया, वो ना उन्होंने बजट ठीक बनाया, ना उन्होंने उसकी शर्तें मानी, बल्कि उल्टा इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जिसको आईएमएफ बिल्कुल पसंद नहीं करता। और उनके लिए फिर एक नया मसला हमारे लिए पैदा कर दिया प्रोग्राम। फिर यानी 9th शेड्यूल, 9th रिव्यू जो होना था, वो इतना डिले हो गया। अब बड़ी मुश्किल से वो कह रहे हैं कि हम आपकी पर्सनल इंश्योरेंस पे आए हैं वजीर आजम मोहतरम की। और वजीर आजम मोहतरम जो है वो बजाय इसको कि अब इसको कि सही तरीके से हैंडल करें, रोज अखबारों में या ऐसी चीजें या टीवी पे आकर कहना कि जी हमारे साथ बड़ी सख्ती हो रही, नाक से लग रहे, ये डिप्लोमेटिकली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और आईएमएफ भी इसका फिर और ही मतलब लेते हैं। एक तरफ तो आपने इनको बड़ी मिन्नतों से बुलाया है, ना बुलाते प्रोग्राम अबंडन कर देते, कोई जरूरत नहीं थी वैसे एक्सटेंशन की। मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम खत्म ही होता, फिर नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आके करती तो मुनासिब रहता। अब ये है कि महंगाई भी होगी, मईशत और भी ज्यादा हमें परेशान कर सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और वो जो कहते हैं कि 100 प्याज भी खाते हैं 100 जूते भी खाते हैं, ये वाला इनका हाल है। तो आप रजीम चेंज के बाद किसी ने आपको दावत तो नहीं दी थी कि आप उनको कहते कि जी ठीक है आप एक्सटेंड भी करें और हमें बढ़ा भी दे? नहीं, वो कहते हैं सर, वो जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था, डिफॉल्ट से भी तो बचाना है डिफॉल्ट पाकिस्तान करने को। जा रहा था तो मुल्क नहीं लेना था ना, फिर उनको ही चलाने देते जो डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे थे, ताकि ये तो पता चलता कि डिफॉल्ट, वो तो बड़े दावे कर रहे थे शौकत तरीन साहब और कि हम तो बेहतर कर रहे थे, हमारी तो सारी चीजें जो थी वो फंडेड थी और कोई ऐसी बात नहीं थी। अब एक खामखा का मैच शुरू हो गया दोनों के दरमियान कि हाँ वो ठीक थे या वो ठीक थे। अगर वो रजीम जारी रहती तो फिर ठीक है, वो नतीजा भुगतते। अब आपने जब लिया तो आपको सारी मुश्किलात का पता था ना, तो आपको ये भी पता होगा कि मुल्क के पास अगले 2 साल में जो हमने 40 बिलियन बाहर लोगों को देने हैं, वो उसके लिए हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है। मगर ये तो अभी भी चाह रहे थे कि हम जो है दोबारा ना जाए, और डॉक्टर साहब ने आते ही फ्रेंडली ममालिक से पैसे मांगे कि शायद हम किसी पोजीशन और स्ट्रेंथ से बात कर सके आईएमएफ से। मगर आपको पता है वो कहते हैं कि हम भी उस वक्त तक पैसे नहीं देंगे जब तक कि आईएमएफ में चाहे चाइना हो या यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो। यानी अब एक हद भी होती है खैर पाकिस्तान की भी मांगने की। कहने का मेरा मकसद ये है कि हमें इस वक्त हम एक तरफ से सैंक्शनड है। अब सैंक्शनड वो इकोनॉमी होती है जिसके पास डॉलर उस वक्त आएंगे जब आप आईएमएफ में जाएंगे, आपके दोस्त ममालिक भी देंगे, आपका स्कूल बॉन्ड भी नहीं होंगे, आपकी किसी किस्म की कोई आप कहीं से डॉलर्स रेज नहीं कर पाएंगे, उधार लें या मदद लें। तो इस तरह की बातें पहले सोच समझ के करनी चाहिए। ये सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, इनका कोई होमवर्क नहीं है इकोनॉमिक्स के ऊपर, ना इनको मईशत की अलग पे का पता है। बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर जब इनको मुसीबत पड़ती फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं, और आखिर में सफर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है। अच्छा सर, अब ये इन शॉर्ट बताइएगा
कि अब ये इनके साथ मामलात तय पा जाते हैं, ये सारी सब्सिडीज़ ख़त्म कर देते हैं, पेट्रोल बिजली महंगी कर देते हैं, गैस को महंगा कर देते हैं, तो ये इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा? आज भी डॉलर कंट्रोल से बाहर है। क्या आईएमएफ के साथ मामलात तय होने के बाद पाकिस्तान की आवाम कुछ उम्मीद रखे कि हालात बेहतर होंगे या हालात मजीद वर्स होंगे? मेरा ख्याल है बिल्कुल भी उम्मीद न रखे तो बेहतर है, क्योंकि अवाम को वही बात बतानी चाहिए जो होती है। इससे तो अभी हम बिल्कुल नहीं निकल सकेंगे। हाँ, अगर नए इंतखाबात हो जाते हैं और कोई ऐसी मुंतखब अच्छी हुकूमत आ जाती है जिसको अवाम का मैंडेट अच्छी तरीके से मिले, और वो फिर कोई 2-3 साल लगा के अच्छी तरह से पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है वो कर ले, तो आईएमएफ से भी जान छूट जाएगी और पाकिस्तान के पास वसाइल हैं, कुदरती भी और इंसानी भी, मगर उनका इस्तेमाल हमें आता नहीं है। तो स्केर्सिटी हम खुद पैदा करते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स को कहते हैं कि साइंस ऑफ स्केर्सिटी है, ये वैसे स्केर्सिटी होती नहीं, लेकिन इंसान ही पैदा करते हैं। अब जब सारे वसाइल मौजूद हैं, उसको इस्तेमाल आप ना कर सकें, तो बाहर कैफ जो भी हम मुशर्रफ साहब के दौर की बात कर रहे थे, उस वक्त इन्फ्लेशन तो कंट्रोल थी, रेवेन्यूज भी इकट्ठे हो रहे थे, कंज्यूमरिज्म से जरूर इकोनॉमी बढ़ रही थी, पायदार तो नहीं थी, मगर ये तो नहीं कह सकते कि उन मुश्किलात का शिकार थे जो फिर मुसलसल पहली हुकूमत जो 2008 से ये जो डेकेड ऑफ डेमोक्रेसी था, उसमें जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी और फिर आपने बेजा कर्जे लिए। तो हर दौर में आप इस 5 साल उनके देख लें पीपल्स पार्टी के, फिर 5 साल आप पीएमएलएन के देख लें, और तकरीबन 4 साल से जरा थोड़ा कम आप इनके देख लें, सवाए कर्जे लेने के कोई काम नहीं किया। कोई इनको काम नहीं तो हुआ, बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक है। मैशा चलानी है। ब्रिगेड साहब ये बताइएगा कि आज ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं और अफगानी रुपया भी उसकी वजह से मुसलसल बढ़ रहा है, उसकी कदर में इजाफा हो रहा है। तालिबान हुकूमत ने डॉलर लाने के ऊपर पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत की, हमने फेंस भी लगाई, लेकिन हम ये स्मगलिंग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? सर, क्या वजह है? क्या कहीं पर हमसे जो कोताही हो रही है उस कोताही का सद्देबाब कैसे किया जा सकता है? उस कोताही को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल हम इसको कंट्रोल करने में नाकाम हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की ये जिम्मेदारी नहीं बनती सर कि वो इसके ऊपर अपना किरदार अदा करें? देखिए, जो पाकिस्तान से जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जो बॉर्डर पे लगी हुई हैं, जहां तक तो आपने बात की फेंस की, तो फेंस के ऊपर तो सारी फेंस जो है वो एफसी और फौज के अंडर है। फेंस काट के तो कोई आजकल नहीं जा रहा, और जब फेंस काटते हैं तो आपको पता चल जाता है। इसका मतलब है डॉलर कहाँ से स्मगल हो रहा है। डॉलर स्मगल हो रहा है या आपकी स्टेब्लिश चेक पोस्ट से, या आपकी वो जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो यहाँ से दुबई जाते हैं और दुबई से फिर वापस चीजें जो है वो रिटर्न होती हैं, या मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं और वो फिर उसको जो गैंग्स जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो माफिया जो है, अब उसको कंट्रोल करना किसका काम है? बुनियादी तौर पे वो आपका एफबीआर है, आपका कस्टम है और कस्टम इंटेलिजेंस है, जिसके इस काम का पता होना चाहिए और जिनको ये काम करना चाहिए। क्योंकि जहां तक आपकी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, वो अमूमन इस किस्म के केसेस को ट्रेस नहीं करती है। मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब पाकिस्तान में डॉलर फ्रीज किए गए थे, नवाज शरीफ के जमाने में तो उससे 2 दिन पहले कुछ लोग कोई हफ्ता पहले बैंकों से डॉलर निकलवा के, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा कौन निकलवा के लेके गए थे, क्योंकि मैं उस जमाने में लाहौर में एक पोस्ट के ऊपर था, तो यहाँ से डॉलर निकाल के वो बैग्स भर के यानी संदूक भर के यहाँ से ले गए थे। अब वो कहाँ गए थे? वो दुबई गए थे। तो बात ये है कि यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये बड़े अरसे से हम सीख रहे हैं कि डॉलर स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान में। लोग कहते हैं कि ये डॉलर क्यों स्मगल होगा अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में डॉलर से आपने आज वो बात अपने उसमें कर ली जो आज तक किसी ने नहीं की, कि असल में अफगानिस्तान के रुपए को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। वो रुपया किस तरह स्ट्रेंथन होगा? उनके अपने डॉलर तो रिलीज नहीं हो रहे। अगर डॉलर रिलीज नहीं हो रहे तो वहां पे जो डॉलर मिल रहा है वो कहाँ से जा रहा है? जब वहां से घी मिल रहा है, चावल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, आटा क्यों पाकिस्तान में महंगा होता है? क्योंकि अफगानिस्तान में स्मगल हो जाता है। तो बात करने की ये है कि अगर अफगानिस्तान में आटा स्मगल हो रहा है तो जो चेक पोस्टें हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो किसने लगानी? वो आपकी फेडरल हुकूमत ने लगानी है ना। जब हुकूमत इनकॉम्पिटेंट और करप्ट है, जब 74 लोगों की आपने करप्ट कैबिनेट बनाई है जो खा रही है पाकिस्तान को, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, पेट्रोल को आप तबाह करें, आज 8 रुपए आपने बिजली बढ़ा दी है, तो ये इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर इतना वेला है कि ये जा रहा है टर्की के प्रेसिडेंट ने अभी तक टर्की का दौरा नहीं किया उन इलाकों का जहाँ पे तबाही आई है। यहाँ पाकिस्तान में मसाइल मुक गए। मतलब ये है कि जब आपकी कंसंट्रेशन नहीं है,
और आप डिपेंड करते हैं लोगों पे कि ये मेरा ये काम कर दे, ये मेरा ये काम कर दे, ये एजेंसी ये काम कर दे। तो इस तरह भाई हुकूमतें नहीं चलती हैं। और ये बड़ी, जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से मैसिव स्मगलिंग हो रही है डॉलर्स की। मैं आपको किसी इल्जाम, मैसिव स्मगलिंग हो रही है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इकराम साहब से पूछते हैं। सर आप मेरे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर निशानदेही की है, ब्रिगेडियर साहब ने, कि जी ये एफबीआर का काम है, कस्टम हुकाम का काम है, आपकी क्या राय है सर? ये डॉलर की स्मगलिंग को कैसे करके रोका जा सकता है? इन्होंने डॉलर के ऊपर कैप लगा के भी देख लिया, आर्टिफिशियल कैप, उससे भी मसाइल हल ना हो सके, तो ये कैसे करके मुमकिन हो सकता है सर? आपकी क्या राय है? अभी कुछ दिन पहले मैंने मजाका खेज बयान पढ़ा था, अखबारों में भी छपा था। जो कस्टम्स के मेंबर ऑपरेशन है एफबीआर में, उन्होंने फरमाया कि ये बिल्कुल गलत तासुर है कि पाकिस्तान से डॉलर जो है वो बड़ी तादाद में अफगानिस्तान जाता है, और ये वजह नहीं है पाकिस्तान में डॉलर की लिक्विडिटी क्रंच की, बल्कि असल वजह ये है कि लोगों ने होर्डिंग की हुई है। अब जो भी शक्ल हो, अ, जिम्मेदारी तो बाहर का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इसमें बहुत बड़ी बनती है, और एफआईए की भी, क्योंकि ये दोनों एजेंसी जो हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ इंतहाई नालायक हैं, बल्कि ये हमारे लिए मुसीबत का बायस भी हैं। और बहुत से लोग कहते हो जाए, यानी कि ये खुद ही करप्शन करवाते हैं, खुद ही करप्शन में पार्टनर भी हैं, खुद ही स्मगलिंग करवाते हैं, खुद स्मगलर भी हैं। ये इनकी मर्जी के बगैर कोई चीज हो नहीं सकती है। अभी भी आप एयरफोर्स पे चले जाएं, बावजूद इसके कि ये ऐप बना दी, वो डिक्लेरेशन कर दिया, ये कर दिया, बड़ी तादाद में यहाँ से जो है वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल आजकल बैंकों से तो बिल्कुल बंद है। पहले तो चले इल्जाम लगा सकते थे कि जी लोग बैंकों से बाहर ही, आजकल तो बैंक से अगर आप $100 भी मांगे तो वो कहते हैं अच्छा जी हम पहले पूछेंगे स्टेट बैंक से, फिर कल आपको पैसे अगर हो सका तो आपके अपने डॉलर भी मिले या ना मिले। इस पे भी लोगों का एतमाद फिर अदारों पे खत्म होता है। यानी ये तो कमर्शियल अदारे हैं, वो भी आजकल जो बिहेव कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ नामुनासिब है। और दूसरी तरफ जिन अदारों ने इसको रोकना है वो बिल्कुल ही इस पे तैयार नहीं है कि वो कोई काम करें। मेरा तो ख्याल है बलूचिस्तान में भी बावजूद इसके कि वहाँ एजेंसियां काम करती हैं, मगर हमें देखा है कि पेट्रोल आता है तो किसी से उसके बदले कुछ रकम भी तो जाती होगी ना, और वो ज़ाहिर डॉलर्स में लेते हैं। दो मुल्क हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जिन पर अमेरिका बहादुर की सैंक्शंस की वजह से डॉलर की, एक ईरान और अफगानिस्तान, वो सारा कहाँ से फिर मीट होता है? जाहिर है बॉर्डर तो हमारा ही लगता है, बाकी मुल्कों के बॉर्डर तो वहाँ नहीं है। तो हमें देखना चाहिए कि इस तरह की सूरत हाल में हमें क्या इकदाम लेने चाहिए। तो आप अफगान ट्रांजिट रेट को ही डॉलर में कर लेते, वो भी हमें इससे नहीं हो पाता है, ताकि हम उनसे कहें कि जी ठीक है आप चीजें मंगवाते हैं तो आप डॉलर में पे करें। तो सारी पॉलिसीज भी गलत है, ऑपरेशन लेवल पर भी कमजोरियां हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई संजीदगी का मुजाहरा भी नहीं है। हुकूमत जो है शायद उसमें भी लोग इसके बड़े बेनिफिशियरी होंगे, इसलिए वो दी अदर वे देखना और आंखें बंद करना जो है वो मुनासिब समझते हैं, वरना रियासत की रीट ऐसी नहीं होती कि वो चाहे तो इस चीज को रोक ना सके। मगर ये हमारे लिए मुस्तकिल दर्द सरी है जो दो मामले। डॉक्टर साहब एक आखिरी कमेंट कीजिएगा, फिर मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैंने फिर ब्रिगेड साहब के पास भी 1 मिनट के लिए जाना है। सर अब आखिर के अंदर ये बताइएगा कि आईएमएफ के साथ हमारा एग्रीमेंट 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाता है, हमें पैसे भी मिल जाते हैं, तो सर ये मामला तय कैसे होंगे? हमारे पास तो रिजर्वायर्स जो हैं वो $3 अरब के रह गए हैं, जबकि मैं पढ़ रहा था हमें मार्च के अंदर भी कोई $8 अरब के करीब हमें रिटर्न करना है। तो ये मामलात कैसे तय होंगे सर? हम क्या कोई उम्मीद की किरण इस कौम के लिए आप देना चाहें सर? ये कैसे मामलात हल होंगे? जी ये 9th के बाद 10th रिव्यू भी ड्यू है। अभी जब 9th हमारा इतना लेट हुआ है कि हम 10th के तकरीबन हाफ ऑफ दी जो है वक्त के ऊपर है। एक फायदा ये हो, ये इकट्ठा हो सकता है जैसे 7th और 8th इकट्ठा हुआ था? नहीं मेरे ख्याल में वो इसको तो नहीं करेंगे क्योंकि उससे तो और मसाइल पैदा होंगे, लेकिन उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तान को अभी 2.5 दे दिए तो फिर ये हो सकता है कि वो चीजें भी ना करें जो इनसे हमने करवानी है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जैसे ही ये पैसे आएंगे और उसके बाद आईएमएफ काफी इस सिलसिले में मदद करता है कि जो आपकी आने वाली लाइबिलिटीज होती हैं जो आपने पे ऑफ करनी होती हैं उसकी अरेंजमेंट फिर वो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग से या लोन प्रोफाइल को जो है वो दोबारा से रिकरेक्टराइज करके कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि परेशान होने की इतनी बात नहीं है। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान सॉवरेन डिफॉल्ट तो कभी नहीं करेगा,
अलबत्ता हमारी हालत वैसी ही रहेगी कि ना जिंदों में होंगे ना मुर्दों में। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ना जिंदों में होंगे ना मुर्दों में होंगे। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के मसाइल का हल आप आम इंतखाबात में ही देखते हैं या इंतखाबात की निगरान हुकूमतें मौजूद हैं, मुआशी बुनियाद के ऊपर इंतखाबात का डिले हो जाए और फिर अक्टूबर के अंदर एक ही मरतबा पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएं? इसके ऊपर आखिर में कमेंट कीजिएगा सर प्लीज़। मेरे ख्याल में एक ही दफा इंतखाबात तो एक ही दफा होनी चाहिए, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है, मैं चीज आपके सामने पेश करना चाहूंगा अपनी तरफ से नहीं, कि अभी पेशावर में दहशतगर्दी का वाकया होता है, अभी वाकया हो रहा होता है, दिन के 1 बजे वाकया होता है, तो शाम को आपके वजीर कानून, फेडरल वजीर कानून आते हैं टीवी पे और कहते हैं कि जी निगरान हुकूमतों का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। अगले दिन गवर्नर को और कोई फिक्र नहीं है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोगों की बॉडी लेके जानी है, उसका स्टेटमेंट आया था कि मैं लेटर लिख रहा हूँ कि इलेक्शन बढ़ाएं। इसका निगरान हुकूमत, मैंने 2-3 निगरान हुकूमतें आपने भी देखी होंगी, एक आध 2-3 हमने देखी हैं। आज जो निगरान हुकूमतों का किरदार है और जिस तरह गिरफ्तारियां और जेल और ये अपना छापे ये हो रहे हैं, क्या निगरान हुकूमतों का ये किरदार होता है? इससे पहले हसन अस्करी थे पिछली निगरान हुकूमत में, आपको याद है उन्होंने क्या रोजाना पोस्टिंग ट्रांसफर, इसका क्या मतलब? बिल्कुल ठीक है ब्रिगेड साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमें इजाज़त दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।